नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 28 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। तो दोस्तों यूपी में अखिलेश यादव के नाम से बनाई गई फर्जी ट्विटर आईडी, जी हाँ, केस दर्ज, साइबर सेल करेगी जांच। आपको बता दें अखिलेश यादव के नाम से नफरत फैलाई जा रही है, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दूसरी अपडेट में बताएंगे बीएसपी का बीजेपी पे बड़ा हमला, सतीश मिश्रा बोले सनातन धर्म को खत्म कर रही है भाजपा। आज संघ के नेताओं की पूरी जिम्मेदारी राम मंदिर की मिल गई है, संत समाज पूरी समय लड़ा, आज संघ कब्जा कर रही है तमाम संतों और मठों पर। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे यूपी में मानव तस्करी में शामिल रोहिंग्या रैकेट का भंडाफोड़, म्यांमार से लेकर दिल्ली एनसीआर में बसाते थे, ये इसके बारे में आपको बताएंगे। चौथी अपडेट, सपा ने शुरू किया अभियान, अति पिछड़ी जातियों की लामबंदी से आधार वोट बैंक को संभालने की तैयारी। पांचवी बड़ी खबर में सब कुछ खबरें एक करके आपको बताएंगे, जहां पर ब्राह्मण के बीच सियासत अभी भी जारी है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में क्या देश कोविड-19 से निपटा, और यूपी में 22 विधानसभा चुनाव की तैयारियां आप कैसे देखते हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल यूपी में अखिलेश यादव के नाम से बनाई गई है फर्जी ट्विटर आईडी, केस दर्ज, साइबर सेल करेगी जांच। कई फर्जी ट्वीट्स फैलाए जा रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट से विवादित ट्वीट के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लखनऊ में गौतम पल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। केस दर्ज होने के बाद मामले की जाँच साइबर क्राइम सेल को दी गई है, और जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये फर्जी ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम पर एक फर्जी ट्विटर अकाउंट चलाया जा रहा था। फर्जी ट्विटर अकाउंट के जरिए विवादित ट्वीट भी हो रहे थे। ऐसे ही एक ट्वीट में लिखा गया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने मुस्लिम भाइयों से वादा करते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण उसी जगह कराएंगे जहां आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस विवादित ट्वीट के बाद सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने गौतम पल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। प्राथमिकी में लिखा गया है कि 22 जुलाई को पता चला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है, ट्विटर हैंडल पर फर्जी ट्वीट किए जा रहे हैं। फिलहाल सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद उस विवादित ट्विटर हैंडल को बंद करने के लिए लिखा गया है, और ये मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम सेल लखनऊ को लगाया गया है। शायद आपके पास भी इस तरीके के ट्वीट्स आए होंगे जिससे ब्रेन वॉश किया जा रहा है एक तरीके से हिंदुओं का, ताकि अखिलेश यादव को वोट ना दे। इस तरीके की ट्विटर हैंडल के जरिए अब आप समझिए आपके पास भी इस तरीके के ट्वीट्स पहुंचे हैं या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। हम चलते हैं अगले अपडेट। बीएसपी का बीजेपी पे बड़ा आरोप, सतीश चंद्र मिश्रा बोले सनातन धर्म को खत्म किया जा रहा है, संघों का कब्जा कर रहे हैं, महंतों को हटा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र ने कौशाम्बी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए मिशन यूपी 2022 का आगाज किया। मझनपुर विधानसभा के ओसा में मंत्रोच्चार और शंखनाद से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत हुई। अपने लगभग 36 मिनट के भाषण में सतीश चंद्र मिश्रा बीजेपी पे पहले से ज़्यादा हमलावर नजर आए। ब्राह्मण समाज का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा है कि फिलहाल बीजेपी की सनातन धर्म का समाप्त करने की योजना है, वो धर्म को केवल कुछ मठों तक ही सीमित कर देना चाहती है, ब्राह्मणों के रोजगार पर कुठाराघात कर रही है। बसपा नेता ने कहा है कि सूबे में बीजेपी की सरकार आने से पहले 1400 संस्कृत विद्यालय चल रहे थे। साजिश के तहत उनसे 500 विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। अकेले प्रयागराज में 42 से 19 विद्यालयों को बंद कर दिया गया। इसके लिए न सिर्फ शिक्षकों के मानदेय और वेतन पे रोक लगाई गई, बल्कि नए शिक्षकों की नियुक्ति पे भी रोक लगा दी गई है। संस्कृत विद्यालय में जब शिक्षकों की संख्या घटी तो विद्यार्थियों ने आना बंद कर दिया। फिर सरकार ने यह कहकर विद्यालय बंद कर दिए कि विद्यार्थी नहीं हैं। दरअसल भाजपा सरकार आज सभी साधु संतों महंतों की जगह आरएसएस के नेताओं का मठों पर कब्जा करवाना चाहती है। ये इसका ताज़ा उदाहरण है राम मंदिर को लेकर साधु संतों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन आज संघ के तमाम पदाधिकारियों को उसमें जगह दे दी गई है, महंतों को साइडलाइन कर दिया गया है। अगले अपडेट लेते हैं। यूपी में कथित मानव तस्करी में शामिल रोहिंग्या रैकेट का भंडाफोड़, म्यांमार से लाकर दिल्ली और एनसीआर में बसाते थे। दरअसल यूपी में एक रोहिंग्या रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है।
ये रैकेट बड़ी संख्या में मानव तस्करी में शामिल था। म्यांमार और बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों को लाकर दिल्ली एनसीआर और नोएडा या फिर रैकेट में उन्हें बसाता था। अवैध रूप से रह रहे लोग अब महिला तस्करी में भी शामिल हैं। यूपी एटीएस ने इस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। अवैध रूप से भारत में रह रहे रोहिंग्याओं का ये गैंग मानव तस्करी के जरिए लोगों से पैसा वसूलता था। म्यांमार और बांग्लादेश और बच्चों को बड़ी संख्या में लाया जाता है और उन्हें अवैध रूप से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में और नोएडा में बसाया जाता था। अवैध रूप से भारत आए 3 पीड़ितों ने अपनी व्यथा पुलिस से कही हुई है। इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। यूपी पुलिस के मुताबिक मोहम्मद नूर नाम का एक शख्स त्रिपुरा बॉर्डर के जरिए महिलाओं और बच्चों को लाता है, फिर ट्रेन के जरिए उन्हें संबंधित जगहों पर पहुंचाता है। उन्हीं से यहीं से उन्हें बेचने के लिए रैकेट ऑपरेट करता है। मोहम्मदपुर नूर और रहमत नाम के 2 लोगों को पहले पकड़ा गया कि 6 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में ये बातें सामने आई। 2 महिलाएं नाबालिग लग रही। पकड़े गए लोगों में 3 पीड़ित हैं। अगली अपडेट लेते हैं। सपा ने शुरू किया अभियान अति पिछड़ी जातियों की लामबंदी के आधार वोट बैंक को संभालने की है तैयारी। दरअसल समाजवादी पार्टी सपा ने पिछड़ी और अन्य पिछड़ी जातियों को लामबंद करने के लिए नई रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटकर अभियान शुरू कर दिया गया और इसकी कमान पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष YMLC डॉक्टर राजापाल कश्यप ने संभाली है। वो विधानसभा क्षेत्रवार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। साथ ही वो अति पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं के भी घर जा रहे हैं। अभियान के जरिए जातीय गोलबंदी के साथ संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण की थाह भी ली जा रही है। इसकी शुरुआत पूर्वांचल से हुई है। सपा पिछड़ी जातियों को अपना आधार वोट बैंक मानती है, लेकिन विपक्षी दल यादव और मुस्लिम को अन्य जातियों में किसी न किसी रूप से सेंधमारी करने में सफल होते रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में हार के बाद समीक्षा के बाद ये बातें आई है और बैठक कर एक तरीके से अखिलेश यादव रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, यूपी के 7 जिलों में पारंपरिक कारोबार को लगेंगे पंख। CFC से योगी सरकार बढ़ाएगी सुविधाएं। प्रदेश के 7 शहरों में कारोबारियों और उद्यमियों को CFL यानी समस्या सुविधा केंद्र के जरिए औद्योगिक व कारोबारियों सहूलियतें दी जा रही हैं। इसके तहत वाराणसी में 2, उन्नाव, गोरखपुर, संत कबीर नगर, चंदौली, सोनभद्र और बरेली में एक CFC जल्द स्थापित होंगी। इनमें इन जिलों में पारंपरिक उत्पादों से जुड़े उद्यमियों व कारोबारों का कच्चा माल, पैकेजिंग, फिनिशिंग, टेस्टिंग लैब आदि सुविधाएं घर के पास मिलने लगेंगी। उत्पादों की फिनिशिंग और पैकेजिंग के लिए ये आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। तो ये अच्छी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। एम्बुलेंस हड़ताल से हाहाकार, इंतजार में बैंककर्मी समेत 2 लोगों की मौत। हाईवे पर हादसे के बाद तोड़ा दम। एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल प्रदेश में चल रही है और जानलेवा हो गई है। फतेहपुर में मंगलवार को एम्बुलेंस के इंतजार में हादसे में घायल बैंक कर्मी और एक बीमार वृद्धा की मौत हो गई। इससे पहले सोमवार को नाव में एम्बुलेंस न मिलने पर प्रसूता की जान चली गई। जहानाबाद के नोनोरा गांव निवासी रामजीवन कानपुर के एक बैंक में नौकरी करते थे। मंगलवार को वो किसी काम से रिश्तेदार के यहाँ विंदकी आए थे और वापस जाते समय हाईवेज पर कल्याणपुरी थाने के पास रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। घायल राम सजीवन को सड़क पर तड़पते रहे। लोगों ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया, लेकिन पौने घंटे तक मदद नहीं मिली। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर सरकारी वाहनों से घायल को PHC गोपालागंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये अब समझिए कि ये साइड इफ़ेक्ट है एम्बुलेंस के हड़ताल होने का। तो ये बड़ी खबर। प्रदेश भर में हड़ताल जारी है। अगले अपडेट। कल्याण सिंह की हालत नाजुक। CM योगी ने SPGI पहुंचकर लिया हालचाल। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत अत्यंत नाजुक हो गई है। बताया जा रहा है कि फेफड़ों के बाद उनके गुर्दे में भी इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनके लिए अगले 24 घंटे काफ़ी अहम हैं और वो पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर हैं। इसी बीच मंगलवार को CM योगी आदित्यनाथ ने SPGI पहुंचकर कल्याण सिंह का हालचाल जाना। CM योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री का इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम से उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी ली और SPGI में कल्याण सिंह की सेहत की निगरानी की।
अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें 2016 पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती बोर्ड पर प्रदर्शन किया। ट्रेनिंग के बावजूद भी नियुक्ति उनको नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर बड़ा हमला भी बोल दिया है। आपको बता दें कि नियुक्ति अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल 2016 पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों ने कल पुलिस भर्ती बोर्ड पर सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सत्ता के गुमान में पड़ी सरकार को नौजवानों के भविष्य खेलने की कीमत चुकानी पड़ेगी और आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन से कोई रोक नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ की ये सरकार गूंगी बहरी सरकार तो जाने वाली है। इस तरीके से कांग्रेस ने हमला बोला है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, यूपी में खत्म होंगे 13 विभागों के 48 पुराने कानून 31 जुलाई तक खत्म करने पर सहमति। जी हाँ, दरअसल यूपी में लागू पुराने कानूनों में बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने 13 विभागों के काफ़ी पुराने 48 कानूनों को समाप्त करने का फैसला लिया है। इनमें एक्साइज विभाग के 18 अधिनियम भी शामिल हैं। अधिकारियों की सहमति के बाद इन कानूनों को 31 जुलाई तक समाप्त करने के लिए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिए गए निर्देश के बाद इस नियमों और अधिनियमों को समाप्त करने की पहल शुरू की गई है, जिनमें उपयोगिता समाप्त हो चुकी है या फिर मौजूदा समय में आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सभी विभागों की तरफ से सूची सौंपी गई है, जिनके आधार पर कुल 48 कानूनों को समाप्त करने का फैसला किया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा का शस्त्र लाइसेंस निलंबित, बरामदगी के लिए टीम गाजीपुर से लखनऊ रवाना। मऊ सदर विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसते हुए कार्रवाई का दौर जारी है। इस बीच मुख्तार के करीबियों और सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंस पे कार्रवाई के साथ ही मंगलवार को पत्नी आफशा का शस्त्र लाइसेंस भी प्रशासन ने निलंबित कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर डीएमएसपी एमपी सिंह ने आफशा अंसारी के शस्त्र लाइसेंस के निस्त्रीकरण की कार्रवाई पर मुहर लगाई। कुछ दिनों से शांति के बाद इस कार्रवाई के बाद मुख्तार के परिजनों और करीबियों के चेहरे पे चिंता की लकीरें आ गई थी। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद